नमस्कार। इस वीडियो में दिसंबर 23 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनका एक रिवीजन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हैनन आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चाइना होगा। हैनन आइलैंड जो है ये चाइना में है। चाइना का सबसे सदर्न मोस्ट जो आइलैंड्स है उनमें से एक है ये। इनफैक्ट हैनन आइलैंड जो है वो चाइना का सबसे सदर्न आइलैंड है। ठीक है। अब चाइना ने क्या किया है कि इस आइलैंड को जो उनका मेनलैंड का कस्टम्स है उससे अलग कर दिया है ताकि वो ट्रांस पैसिफिक जो ट्रेड डील है उसमें शामिल हो सके। इस जो किया है चाइना ने उसका ऑब्जेक्टिव है हैनान आइलैंड को हांगकांग के स्टाइल में एक कमर्शियल हब के रूप में डेवलप करना। ठीक है। हैनान के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये सदर्न मोस्ट ट्रॉपिकल आइलैंड है चाइना का और ये लोकेटेड है बीबू गल्फ के बीबू गल्फ जो है वहाँ पे उसके नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में। ठीक है। वहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसका नाम है क्विंगजाओ स्ट्रेट, उसमें ये लोकेटेड है। इसको हवाई ऑफ चाइना भी बोला जाता है। तो हैनन आइलैंड जो है उसको बोला जाता है क्या, हवाई ऑफ चाइना। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है इसलिए हवाई ऑफ चाइना। ठीक है। हैनन के जो कैपिटल है वो हाइकू है। हाइकू हाइकू सिटी, और इसको कोकोनट सिटी भी बोला जाता है, कोकोनट सिटी। ठीक है। न्यूज़ में क्यों था मैंने आपको बता दिया कि इसको जो है कमर्शियल हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जैसे कि हांगकांग है वैसे ही, इसलिए ये न्यूज़ में था। अब यहाँ पे देखिए 3-4 चीज़ें हैं आपके एग्जाम्स के लिए। पहला तो हैनन आइलैंड इटसेल्फ, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये चाइना का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल आइलैंड है, उस चाइना का जो सबसे सदर्न मोस्ट जो ट्रॉपिकल आइलैंड है वो है ये। ठीक है। ये लोकेटेड है बीबू गल्फ के अंदर। कहाँ पे? बीबू गल्फ। बीबू गल्फ। ठीक है। बीबू गल्फ में लोकेटेड है और आ, इसकी जो कोस्ट लाइन है करीब 1500 किलोमीटर लंबी है। रिच मैराइन बायोडाइवर्सिटी वाला ये एरिया है। इसमें रेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो कि चाइना में बहुत कम होते हैं, और बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज जो है वो भी इसमें पाई जाती हैं। ठीक है। चाइना ने हैनान को एक सेपरेट प्रोविंस बना रखा है जिससे इसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो मजबूत हुई है, और अब जो ऑब्जेक्टिव है वो है इसको नेक्स्ट इंटरनेशनल कमर्शियल हब बनाना। ठीक है। यहाँ पे क्विंगजाओ स्ट्रेट जो है एक बार वो हम देख लेते हैं। ये क्विंगजाओ स्ट्रेट है। ठीक है। यहाँ पे ये बीबू गल्फ है, यहाँ पे चाइना, ये बीबू गल्फ, ये क्विंगजाओ स्ट्रेट है, ये साउथ चाइना सी है, और यहाँ पे इसका हैनान प्रोविंस है। ठीक है। तो ये लोकेशन जो है ये आपकी समझ में आ गई होगी। ये साउथ चाइना सी के बीच में जो है एक पेनिनसुला आता है जिसको लीजाओ पेनिनसुला बोलते हैं। उसके लेफ्ट साइड में बीबू गल्फ है, साउथ में उसके क्विंगजाओ स्ट्रेट है, और क्विंगजाओ स्ट्रेट के साउथ में जो है हैनान प्रोविंस है। ठीक है। तो ये क्विंगजाओ स्ट्रेट जो है ये क्या है कि ये हैनान और मेनलैंड चाइना का जो नैरो वाटरवे है उसका नाम है क्विंगजाओ स्ट्रेट। ठीक है। 30 किलोमीटर लंबा 30 किलोमीटर जो है लंबा है ये स्ट्रेट, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग करंट्स और टाइफून्स के लिए जाना जाता है। इसमें नेविगेशन करना थोड़ा चैलेंजिंग है। ठीक है। अब यहाँ पे क्विंगजाओ स्ट्रेट जो है इसके नीचे चाइना एक अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट जो है उसको भी प्लान कर रहा है, तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखी है। ठीक है। ये जो टनल है ये क्या करेगा, हैनान को मेनलैंड चाइना से जोड़ने वाली सबसे बड़ी टनल बनेगी। ठीक है। हाइकू सिटी जो है हैनान की जो कैपिटल है हाइकू सिटी, जिसको कोकोनट सिटी भी बोलते हैं, ये करीब यहाँ पे 10 मिलियन लोग रहते हैं। काफ़ी पुरानी सिटी है ये, 2000 साल पुराना इसका इतिहास है। प्राचीन जो ट्रेड रूट थे उसका हिस्सा था हाइकू। ठीक है। और हाइकू में जो है चाइना का एक ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन जो है वो भी लोकेटेड है जिसमें बहुत सारे रेयर प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं। ये जो शहर है ये आर्किटेक्चर में ट्रेडिशनल जो चाइनीज और पोर्तुगीज इन्फ्लुएंसेस है उसके लिए जाना जाता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो पारसी स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये पारसी लोगों के लिए है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है उसी की होगी। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स।
तो जियो पारसी स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी जो अफेयर्स है उसकी एक स्कीम है जिसको 2013-14 में लॉन्च किया गया था। ये स्कीम क्या करती है कि जो पारसी कम्युनिटी है उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है इंडिया में, उसको रोकने और उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए कोशिश करती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज जो है उसकी एक रिपोर्ट में आया था कि जो स्कीम है इसने अपना टारगेट जो है अभी अचीव किया है। ये स्कीम क्या करती है, साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स और स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन यूज करके कोशिश करती है कि जो पारसी इंस्टीट्यूशन है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको उनके साथ बात करके और किसी प्रकार से जो पारसी लोगों की जो पॉपुलेशन घट रही है उसको स्टेबलाइज करने में मदद की जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पारसी कम्युनिटी के बारे में आपका थोड़ा सा जानना जरूरी है। पारसी कम्युनिटी आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो पारसी लोग जो होते हैं ये क्या है, ये ओरिजिनली जो है पर्सिया से भारत में माइग्रेट हुए थे करीब 8वीं सदी के अंदर, 8th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, और बेसिकली हुआ ये था कि पर्सिया जो है यानी जो आज का ईरान है वो पहले पर्शियन कंट्री था, पारसियों का देश था। बाद में मुस्लिम परसिक्यूशन शुरू हुआ तो उसके बाद में वहाँ से जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट होने लगी और वहाँ से जो लोग इंडिया में आए वो यहाँ की पारसी कम्युनिटी के रूप में जानी जाती है। ज़्यादातर जो पारसी है भारत के अंदर वो गुजरात और महाराष्ट्र में सेटल्ड है, खासकर बॉम्बे के अंदर, मुंबई में। ठीक है, पारसी कम्युनिटी जो है उसका मुख्य जो रिलीजन है वो जोरास्ट्रियनिज्म है और ये एक एंशियंट मोनोथीस्टिक रिलीजन है। आपको सबको पता होगा पारसी लोग भारत में सबसे कम पॉपुलेशन वाली माइनॉरिटी में जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और रिच कम्युनिटीज़ में से एक है। ये ट्रेडिशन में और आर्ट में इन सब में काफ़ी इनका नाम है और इनका एक अलग स्थान है इंडिया में। ठीक है, इनका जो धर्म है जोरास्ट्रियनिज्म, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान ले। तो ये क्या है कि ये जो स्थापना है ये प्रॉफिट जरथुस्ट्र जो है उन्होंने 3500 साल पहले पर्शिया में की थी। ठीक है, इसका जो मुख्य धर्म ग्रंथ है वो अवेस्ता है और इसमें रिलीजियस हिम्स और रिचुअल्स होते हैं। ये जो धर्म है इसने कंसेप्ट ऑफ गुड एंड एविल और जजमेंट डे जैसे आइडियाज जो है उनको इन्फ्लुएंस किया था, किसमें, क्रिश्चियनिटी में भी और इस्लाम में भी। ठीक है, इसमें आग जो होती है वो पवित्र मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे जो है फायर टेम्पल जो होते हैं वो वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप के रूप में काम आते हैं। ठीक है, एक इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज का मैंने बताया कि रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट बोल रही है कि इस स्कीम ने अपना अचीवमेंट कर लिया है, अपना जो टारगेट। तो ये क्या है, ये बॉम्बे में स्थित है, IIPS। ठीक है, इसकी लोकेशन है मुंबई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। दिस इज ये मुंबई में स्थित है और ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि पॉपुलेशन स्टडीज और डेमोग्राफिक रिसर्च के अंदर एक अपना एक्सपर्ट जो है रिसर्च करता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है NFHS वो ये कंडक्ट करता है। भारत के हेल्थ और पॉपुलेशन डेटा का ये सबसे बड़ा सोर्स है। IIPS की रिसर्च पॉलिसी जो रिसर्च होती है वो पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, खासकर पब्लिक हेल्थ में और सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, तो अब अपने को इम्पोर्टेंट बात ये रखनी है कि एक तो ये मुंबई में लोकेटेड है, दूसरा अगर आपसे एग्जाम से पूछा जाए कि जो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे इंफॉर्मेशन जो होता है, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे जो होता है तो वो कौन कंडक्ट करवाता है, तो ये उसमें इस इंस्टीट्यूशन का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये जो ब्यूरो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है उसके अंडर में काम करता है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS। ठीक है, अब हाल ही में अमित शाह जो है भारत के होम मिनिस्टर, उन्होंने ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी बनाने के लिए एक बैठक की थी। ये जो है इसकी प्लानिंग चल रही है कि BOPS जो है वेसल्स और पोर्ट्स यानी शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं वो, और जो पोर्ट होते हैं वो, उनकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है बनाया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए एक कानून पास करना पड़ेगा जिसका नाम है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। ठीक है, तो ये जो है BOPS जो बनेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के तहत काम करेगा। ये शिप्स और पोर्ट्स की रेगुलेटरी और सिक्योरिटी जो फंक्शन है उसको ओवरसी करेगा। इसका जो नेतृत्व है, इसके जो लीडर है वो एक IPS रैंक के ऑफिसर जो है डायरेक्टर जनरल के रूप में करेंगे। तो हमको ये ध्यान रखना है कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 जो है जब ये आता है तो इसमें ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी का एस्टेब्लिशमेंट होना है। ठीक है,
और इसका काम होगा पोर्ट्स और शिप्स दोनों की सिक्योरिटी को ओवरसी करना। ठीक है। अभी जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट है ये भारत का नया मैरीटाइम लॉ है जो कि शिपिंग सेफ्टी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर फोकस करेगा। इस एक्ट में पहली बार डिजिटल ट्रैकिंग और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को जो है मैंडेटरी बनाया गया है। ये एक्ट जो है जो समुद्री मजदूर होते हैं उनके वेलफेयर और राइट्स जो है उनको भी मजबूत करने का काम करता है। ठीक है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट जो है इसको जो है भारत को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्लोबल मैरीटाइम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उससे भी ये उसको इंडिया को अलाइन करता है। ठीक है। यहाँ पे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया तो ये इसके बारे में देख लें। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ। आपको बताना है विच इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, कमेंट में आप आंसर लिख सकते हो। बात चल रही थी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की। ये क्या है? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है शिपिंग सेफ्टी और पोल्यूशन कंट्रोल। IMO 1973 में एक मार्पोल कन्वेंशन जो है उसको इनेक्ट करवाया था। 1973 मार्पोल कन्वेंशन। मार्पोल का मतलब हो गया मैराइन पोल्यूशन कन्वेंशन। ठीक है। तो ये 1973 में एक मार्पोल कन्वेंशन जो है लाया गया था जो कि मैरीटाइम पोल्यूशन को रोकने के लिए सबसे बड़ी ग्लोबल ट्रीटी है। IMO जो है हर साल वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है उसको भी सेलिब्रेट करता है और शिपिंग इंडस्ट्री में इससे अवेयरनेस बढ़ती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इसके बारे में नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग इंडियन पोर्ट्स की अगर अपन बात करें, भारत के जो पोर्ट्स हैं तो भारत में दो प्रकार के पोर्ट्स होते हैं, मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स। भारत में फिलहाल 13 मेजर पोर्ट्स हैं जिनमें से जो मुंबई पोर्ट है वो सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है, 1873 में शुरू हुआ था। कांदला जो पोर्ट है वो इंडिया का पहला ऑल मेजर जो है ऑल वेदर पोर्ट है जो 1950 में ऑपरेशन हुआ था। इसके अलावा पारादीप पोर्ट जो है उड़ीसा में स्थित है जो कि बल्क कार्गो हैंडलिंग में इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में सारी चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है। भारत पर जो पोर्ट्स हैं उनमें लगभग हर साल 95% इंटरनेशनल ट्रेड हो जाता है जो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंट जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड जॉर्डन इन सीरिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स और जॉर्डन जो है उन्होंने सीरिया में अभी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन हाकाई स्ट्राइक। ठीक है। ये अभी अभी कुछ दिनों पहले लॉन्च किया था यूनाइटेड स्टेट्स और जॉर्डन ने। कहाँ पे? सीरिया में। इस ऑपरेशन में जो है टारगेट किया गया था आईसिस के कुछ लोग थे और आईसिस के कुछ ठिकाने थे उनको टारगेट किया गया। इन पर ओवरनाइट एयर स्ट्राइक्स किए गए और प्रिसीजन गाइडेड वीपन्स जो है उनका यूज़ किया गया। इनका मकसद था जो आईसिस के फाइटर्स हैं उनको उनको उनके अड्डों को और उनके वीपन्स जो स्टॉक पाइल्स हैं उनको कमज़ोर करना। ठीक है। तो ये जो मिशन था इसका कोर ऑब्जेक्टिव था जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको डिटेरेंट मैसेज देना और साथ में जो यूएस और जॉर्डन का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको भी रिफ्लेक्ट करना। ठीक है। तो ये यहाँ पे बात चल रही है ऑपरेशंस की। तो एक ऑपरेशन इनहेरेंट रिजोल्व आपको ध्यान रखना है, ये कुछ एग्जाम्स में आया था। ठीक है। तो ये क्या है? एक बड़ा ऑपरेशन है ऑपरेशन इनहेरेंट रिजोल्व। ठीक है। और ये 2014 में आईसिस को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने शुरू किया था। इस ऑपरेशन में जो यूएस द्वारा लेड कोलिशन है, ठीक है, यूएस और उसके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स किए थे जिससे कई जगह पे जो है प्रिसीजन जो है गाइडेड वीपन्स जो है उनका यूज़ किया गया था। इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसका भी एक्सटेंसिव यूज़ हुआ था और रियल टाइम इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया गया था। तो ये जो ऑपरेशन है ये इराक और सीरिया दोनों जगह आईसिस के खिलाफ हुआ था। ठीक है। तो ऑपरेशन इनहेरेंट रिजोल्व किसके खिलाफ था? आईसिस के खिलाफ। कहाँ किया गया था? इराक और सीरिया, इराक एंड सीरिया। और ये कब हुआ था? 2014 के आसपास। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकेला बेंथस हु रिपोर्टेडली बिकेम द फर्स्ट व्हीलचेयर यूजर टू ट्रेवल टू स्पेस बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये जो है अभी हाल ही में
ये एक लेडी है माइकेला बेंथस, ठीक है। और हाल ही में क्या हुआ है कि इन्होंने, एक जर्मन इंजीनियर है और व्हीलचेयर यूज़र है, ये पहली बार स्पेस में गई है। तो ये शी बिकम्स द फर्स्ट वीमन हु इज़ यूजिंग व्हीलचेयर टू गो टू द स्पेस, ठीक है। ये जो सब ऑर्बिटल मिशन था और ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है उसने कंडक्ट किया था। ब्लू ओरिजिन के जो ऑनर है जेफ बेजोस, उनकी स्पेस टूरिज्म कंपनी है ये, ठीक है। और ये जो है मिशन जो है न्यू शेफर्ड NS-37 रॉकेट जो है उसके थ्रू ये किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए जो काम की बातें हैं वो है ब्लू ओरिजिन के बारे में। ब्लू ओरिजिन, तो ब्लू ओरिजिन जो है ये एक स्पेस टूरिज्म की कंपनी है, एक स्पेस कंपनी है। इसका जो ऑनर, इसके जो ऑनर है वो जेफ बेजोस है। इन्होंने 2000 में इसको स्टार्ट किया था। और चूँकि धरती जो है उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है तो इसका नाम इन्होंने ब्लू ओरिजिन रखा गया था, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लू प्लैनेट, ठीक है। इसका एक न्यू शेफर्ड रॉकेट जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो रीयूजेबल रॉकेट है जो कि कॉस्ट कम करता है स्पेस ट्रेवल के मिशंस के लिए, ठीक है। इसका जो फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट हुआ था वो 2015 में हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स स्कीम। ये जो स्कीम है सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स, इसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो चलाता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB, ठीक है। और ये स्कीम क्या है कि जो पहली बात तो ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय जो है उसके अंडर में आता है, ठीक है। तो हुआ ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उसने सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स स्कीम 2023 के लिए अभी हाल ही में रिवाइज्ड गाइडलाइंस जो है और स्टैंडर्ड जो ऑपरेशन प्रोसीजर्स होते हैं वो जारी किए हैं, रिलीज किए हैं। ये स्कीम क्या करती है कि जो पुअर प्रिजनर्स होते हैं, जो गरीब कैदी होते हैं और जो अंडर ट्रायल्स होते हैं, उनको बेल या फाइन दिलवाने में मदद करती है ताकि जो जेलों में जो ओवर क्राउडिंग है उसको कम कर सके, ठीक है। ये जो स्कीम है इसकी नोडल एजेंसी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक एम्पावर्ड कमेटी जो है वो प्रिजनर्स की एलिजिबिलिटी और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो उनको दी जानी चाहिए उसकी जांच करती है और उसके आधार पर जो है ये डिसाइड किया जाता है कि कौन बिल्कुल गरीब है और कि जिसको बेल मिल सकती है उसको बेल दिलाई जा सकती है, ठीक है। तो ये स्कीम के बारे में आपको ध्यान रखना है, सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स स्कीम, ठीक है। यहाँ पे आपके एग्जाम्स के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है एक बॉडी है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। 1986 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये क्या करती है, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट क्राइम डेटाबेस है विद मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स जो है अपडेटेड एनुअली वो रखती है। NCRB जो है इसने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स CCTNS प्रोजेक्ट, ठीक है, CCTNS, ये डेटाबेस और ये प्रोजेक्ट जो है इसने लॉन्च किया था और इसका ऑब्जेक्टिव था पुलिस रिकॉर्ड्स को है डिजिटाइज करना। इसके अलावा ये क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो होती है वो भी NCRB पब्लिश करती है जो कि इंडिया की मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्राइम स्टैटिस्टिक्स सोर्स जो है वो है, ठीक है। यहाँ पे प्रिजन ओवरक्राउडिंग का एक इशू है भारत में, तो ये भी एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबली जो है वो भी और इंडिया में भी प्रिजन ओवरक्राउडिंग जो है वो एक मेजर इशू है क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके जो सजा याफ्ता नहीं होते, उनको सज़ा नहीं मिली हुई होती लेकिन अंडर ट्रायल्स होते हैं और अंडर ट्रायल्स को भी जेल में रखा जाना जो होता है उसकी वजह से जो प्रिजन्स होती हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे जब रहते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है ये पूरे धरती की है, पूरे वर्ल्ड की है और इंडिया की भी ये काफ़ी गहरी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट लर्निंग डिसेबल्ड आर्टिस्ट टू विन टर्नर प्राइज 2025। टर्नर प्राइज जो है उसको जो अभी हाल ही में जीता है वो है नैना कलू, ठीक है। और इन्होंने एक ये जो प्राइज इन्होंने जीता है, ठीक है, बेसिकली नैना कलू जो है वो टर्नर प्राइज 2025 जीतने वाली पहली आर्टिस्ट है जिनके पास में जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है, ठीक है। वो ऑटिस्टिक है और नॉन वर्बल जो है ज़्यादातर वो बोल नहीं पाती हैं लेकिन उनकी जो कला है उसमें एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग्स और कोकून लाइक स्कल्पचर्स जो है
वो शामिल है। इसके अलावा उन्होंने रीपर्पस्ड फैब्रिक्स पे और जो WHS टेप्स वगैरह हैं इनके ऊपर काम किया है। तो उससे जो है इन्होंने जो 1980s में अपनी आर्ट की शुरुआत की और अब उनको जो है टर्नर प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए टर्नर प्राइज़ क्या है ये जानना ज़रूरी है। टर्नर प्राइज़, ठीक है, तो टर्नर प्राइज़ क्या होता है, 1984 में शुरू हुआ था और ये एक पेंटर है 18th सेंचुरी के JMW टर्नर। ठीक है, तो ये किनको दिया जाता है, जो कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश आर्टिस्ट्स होते हैं उनको दिया जाता है। इसमें 40,000 पाउंड प्राइज मनी होता है। 1990 में डैमियन हिस्ट ने जीत करके जो है आर्ट में जो है शॉक वैल्यू जो है उसको पॉपुलर किया था। टर्नर प्राइज जो होती है कंट्रोवर्शियल जो आर्ट वर्क्स होते हैं उनको ज़्यादातर दिया जाता है ये प्राइज़, और उसकी वजह से पब्लिक डिबेट्स जो होती हैं कई बार इस प्राइज़ के साथ में वो भी जनरेट होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द PM स्वानिधि स्कीम। ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है, PM स्वानिधि स्कीम जो है। ठीक है, और ये क्या करती है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए लॉन्च की गई थी। ये स्कीम कोविड-19 जो पेंडेमिक है उससे प्रभावित वेंडर्स को भी बिजनेस रीस्टार्ट करने में मदद करती है। अब इस स्कीम को जो है रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है और करीब 1.15 करोड़ वेंडर्स जो है उनको बेनिफिट दिया जा रहा है, और इसमें जो है नए 50 लाख बेनिफिशियरीज जो है उनको शामिल किया गया है। ठीक है, और जो इसमें जो लैंडिंग पीरियड है उसको भी बढ़ा करके और मार्च 2030 तक एक्सटेंड किया गया है। तो ये PM स्वानिधि स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स, इससे ध्यान रखना है आपको, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है ये, उनके असिस्टेंस के लिए 2030 तक अब ये लागू रहेगी। 1.15 करोड़ इसमें स्ट्रीट वेंडर्स शामिल रहेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है उसकी स्कीम है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे। तो ये नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो हम 22 दिसंबर को मनाते हैं। ये बर्थ एनिवर्सरी है श्रीनिवास रामानुजन की। ठीक है, नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो हर साल 22 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। ये दिन श्रीनिवास रामानुजन जो है उनकी जयंती के ऊपर बेस्ड है। श्रीनिवास रामानुजन भारत के एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे और ये जो दिवस है ये 2011 में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था। 2012 जो ईयर है उसको नेशनल मैथमेटिक्स ईयर भी डिक्लेयर किया गया था। तो ये जो दिन है ये मैथ की पढ़ाई और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब यहाँ पे श्रीनिवास रामानुजन जो है इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। श्रीनिवास रामानुजन, तो श्रीनिवास रामानुजन जो थे उन्होंने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के एडवांस्ड मैथमेटिक्स में काफ़ी ब्रेक थ्रूज किए थे। उनका जो कोलेबोरेशन था वो GH हार्डी के साथ था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उन्होंने हार्डी को जो अपने लेटर्स भेजे थे उनमें करीब 3900 मैथमेटिकल रिजल्ट्स दिए थे, और उनकी जो सबसे फेमस डिस्कवरी है उसका नाम रामानुजन प्राइम और रामानुजन थीटा फंक्शन, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, इनका कोलेबोरेशन जैसा मैंने आपको बताया GH हार्डी के साथ था, और इन्होंने मॉडर्न नंबर थ्योरी के अंदर काफ़ी काम किया और मॉडर्न नंबर थ्योरी को शेप देने में जो है उनका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और UT इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल इंडियन स्टाइल रेसलिंग दंगल इवेंट। तो यहाँ पे UT जो है जम्मू एंड कश्मीर, UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो कर रही है ये दंगल। ठीक है, इंटरनेशनल इंडियन स्टाइल रेसलिंग, तो देसी स्टाइल में रेसलिंग होगी लेकिन ये इंटरनेशनल कंपटीशन है। जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार इंटरनेशनल इंडियन स्टाइल रेसलिंग यानी दंगल इवेंट हो रहा है। ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है, जम्मू में। कहाँ पे, मौलाना आज़ाद स्टेडियम में, और ये दिसंबर 2025 में यानी अभी भी शुरू हुआ है। 100 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल रेसलर्स जो है इसमें भाग ले रहे हैं, और जो टाइटल मिलेगा वो है रुस्तम जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये टाइटल जो है इसके लिए कंपटीशन वहाँ पे हो रहा है। अब ट्रेडिशनल इंडियन रेसलिंग जो है उसको प्रमोट करने में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वोन एशिया क्रिकेट कप 2025। तो ये पाकिस्तान ने जीता है। ठीक है, पाकिस्तान ने जीता है एशिया कप। पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट जो है उसने एशिया कप 2025 जीता है। जो फाइनल हुआ था वो दुबई में हुआ था।
पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी, 347 रन बनाए थे, इंडिया को 348 रन का टारगेट दिया था, लेकिन इंडिया की जो टीम है वो 156 रन पे आउट हो गई थी। ठीक है, इसमें समीर मिन्हास जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी उन्हीं को चुना गया था, समीर मिन्हास को। ठीक है, चलिए अब ये हो गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैंडिडा ऑरिस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो कैंडिडा ऑरिस जो है ये एक फंगल पैथोजन है। ठीक है, फंगल पैथोजन, कैंडिडा एक फंगस होती है। ये एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगल पैथोजन है जो पहली बार 2009 में जापान में मिला था। ये जो फंगस होती है वो स्किन, बॉडी और एनवायरनमेंट में रह सकती है। गंभीर इन्फेक्शंस जैसे कि ब्लड स्ट्रीम्स के इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, बोन और वुंड, और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसको भी इन्फेक्शंस कर सकती है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो मुख्य रूप से जो हेल्थ केयर सेटिंग्स जो होती है वहाँ पे जो कंटेमिनेटेड सर्फेसेज होती है या तो उनसे होता है या फिर पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट से होता है। ठीक है, तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि साइंटिस्ट जो है इसके एक जेनेटिक प्रोसेस उन्होंने ढूंढी है जिसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट जो है उसके नए रास्ते निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंडिडा ऑरिस कुछ इस प्रकार की दिखती है ये फंगस। ठीक है, कैंडिडा ऑरिस। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये काफ़ी महीनों तक जो है एनवायरनमेंट में जिंदा रहता है और ज़्यादातर जो इसके आउटब्रेक्स होते हैं वो हॉस्पिटल आउटब्रेक्स होते हैं और काफ़ी मुश्किल रूप से ये फैलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वीपन ये किस कंट्री ने डेवलप किया है। तो डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वीपन जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने डेवलप किया है। ठीक है, ये यूएस आर्मी ने और नेवी ने जॉइंटली टेस्ट किया है अभी हाल ही में। ये एक नॉन न्यूक्लियर ग्राउंड लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जिसको यूएस आर्मी के लिए डेवलप किया जा रहा है और यूएस की जो हाइपरसोनिक मॉडर्नाइजेशन है उसका एक हिस्सा है। बनाया है इसको लॉकहीड मार्टिन ने और नॉर्थरोप ग्रुमैन ने। ठीक है, ये दोनों मिलके इस मिसाइल को बना रहे हैं। यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए हाइपरसोनिक वीपन्स जो है उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको होनी चाहिए। हाइपरसोनिक वीपन्स जो होती है वो क्या करती है, वो उनकी जो स्पीड होती है वो माक 5 से ऊपर होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि हाइपरसोनिक जो है उसकी स्पीड कितनी होती है तो ये होती है अबो माक 5। ठीक है, यानी जो साउंड होती है उससे 5 गुना तेज ये मिसाइल जो है एटमॉस्फेयर में मैनवर कर सकती है जिससे इनको जो है इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अभी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के अंदर 3 कंट्री सबसे आगे है, अमेरिका, रशिया और चाइना। ठीक है, इसके अलावा जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स होते हैं वो अलग होते हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइल से अलग होते हैं क्योंकि वो लो जो एल्टीट्यूड होता है उस पर फ्लेक्सिबल ट्रेजेक्टरी में चलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, भारत टैक्सी इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव टैक्सी नेटवर्क हैज बीन डेवलप्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। कोऑपरेटिव की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंडर आता है ये। ठीक है, ये जो भारत टैक्सी जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है उसका एक इनिशिएटिव है। ठीक है, और ये क्या है, भारत का पहला कोऑपरेटिव ड्रिवन नेशनल राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन और नेशनल ई गवर्नेंस जो डिवीजन है उन्होंने मिलकर डेवलप किया है। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, ड्राइवर्स को शेयर होल्डर्स और को ऑनर्स बनाता है। इसका मकसद है जो ड्राइवर्स होते हैं वो इस प्लेटफॉर्म में ऑनरशिप रखते हैं, जैसे किसी भी कोऑपरेटिव के मेंबर्स उसके अंदर ऑनरशिप रखते हैं वैसे ही, और इससे उनको जो है एम्पावरमेंट मिलती है। ठीक है, तो ये भारत सरकार का एक सपोर्ट जो है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की सबसे जो नई मिनिस्ट्रीज हैं उनमें से एक है। 2021 में इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया था, तो काफ़ी नई है ये, 4-5 साल पुरानी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इंडिया में उनको मजबूत करना और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना। ठीक है, ये क्या करती है, ये मिनिस्ट्री भारत में लगभग 8 लाख से ज़्यादा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको रेगुलेट करती है। और यहाँ पे एक चीज़ का अपने को और ध्यान रखना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है उसने पहली बार इंडिया में नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी जो है उसको भी लॉन्च किया था 2022 के अंदर। तो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2022 में लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, अब इसमें एक
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है इंडिया के अंदर, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है भारत में काफ़ी करीब 100 साल से ऊपर से मौजूद है। 1904 में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टार्ट हुई थी इंडिया में। इसको जो मेंबर्स है उनके कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है। भारत की जो सबसे पुरानी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो है द पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और ये बनी थी 1911 में। ठीक है, जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो भारत की रूरल इकोनॉमी जो है उसका बैकबोन मानते हैं उसको, खासकर एग्रीकल्चरल में और क्रेडिट सेक्टर के अंदर। भारत में जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका जो नेटवर्क है वो करीब 1.2 लाख जो है ब्रांचेस का है। ठीक है, और इस वक्त भारत में करीब 8 लाख कोऑपरेटिव्स हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कवची वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन। तो ये जो कवची वोल्केनो है ये साउथ पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, इस तरह का दिखता है ये वोल्केनो। और अब ये न्यूज़ में क्यों था, एक तो ये, तो अभी साइंटिस्ट जो है उन्होंने कवची वोल्केनो के अंदर शार्क्स की तरह शार्क्स की जो है रेयर फुटेज कैप्चर की है, इसलिए ये न्यूज़ में था। ये एक शैलो सबमेरीन वोल्केनो है। ठीक है, सबमेरीन है ये, और ये लोकेटेड है सोलोमन आइलैंड्स जो है उनके पास साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है उसके ऊपर ये लोकेटेड है, जो कि हाई टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। कवची जो है ये एक एक्टिव अंडरसी वोल्केनो है जो अक्सर इरप्ट करता रहता है, और कभी कभी ये टेम्परेरी आइलैंड्स जो है उनको भी बनाता है। ठीक है, तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं ये सबमर्ज्ड है और नीचे से ये जो है इसका इरप्शन हो रहा है। ठीक है, सोलमन आइलैंड जो है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए। सोलमन आइलैंड, ठीक है, इनकी लोकेशन यहाँ पे है सोलमन आइलैंड्स की। तो ऑस्ट्रेलिया, ये पपुआ न्यू गिनिया, यहाँ पे कोरल सी, और ये करीब करीब यहाँ पे ये सोलमन आइलैंड्स। तो अब ये क्या है, ये बेसिकली 900 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, लेकिन इनमें से केवल 70 जो है वहीं पे लोग रहते हैं, केवल 70 जो है इनहेबिटेड है। यहाँ की जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, करीब 70 अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है। ये जो आइलैंड थे ये वर्ल्ड वार 2 में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखते थे, और कई हिस्टोरिकल बैटल्स जो है सोलमन आइलैंड्स में हुई थी। ये जाने जाते हैं सिर्फ रिच मैराइन डाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, और कई मैराइन स्पीसीज जैसे कि ड्यूगोंग्स यानी सी काउस और कोरल रीफ्स ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपके एग्जाम्स के लिए दूसरा पॉइंट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इस तरह से दिखती है, जैसे ये यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट है, इधर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक ये रिंग जो बनी हुई है ये इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आपने सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में। और इसमें जो है वोल्केनिक और टेक्टोनिक एक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा होती है दुनिया में। करीब 452 वोल्केनोज है, 452 वोल्केनोज है, और ये जो है अर्थ के टोटल एक्टिव वोल्केनोज जो है उनका 75% से ज़्यादा हिस्सा है। ये जो रीजन है ये अर्थक्वेक्स के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। दुनिया के जो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स और सबसे डेंजरस अर्थक्वेक्स जो है वो इसमें होते हैं। इसमें 2011 का जो तोहोकू अर्थक्वेक जापान में आया था वो भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर ही हुआ था। ठीक है, ये जो रिंग ऑफ फायर है इसकी जो लंबाई है करीब 40,000 किलोमीटर है। टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है वो इसका वजह बनाती है, वोल्केनिक और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्केनोज हैं उनसे जो लावा निकलता है उससे नई ज़मीन भी बनती रहती है। ठीक है, तो ये आज के 15 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल के वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।